पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। नजर रखिएगा, प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होने वाली और शुरुआत बहुत बेहतरीन होगी, इसलिए हम कह रहे थे देखिए शुरुआती कारोबार को देखिए, घंटे डेढ़ घंटे देख लीजिए बाजार किस तरफ जाता है। और जो रिकवरी हुई हांगकांग में उसकी वजह से एसजेएक्स निफ्टी पूरा रिकवर होता हुआ दिख रहा है। हांगकांग हरे निशान में आ चुका है, देखिए 2 पॉइंट ऊपर है, बहुत बढ़िया। रुपए में कमजोरी हुई 68.24, ये था लेवल कल का 17 पैसे के नुकसान के साथ। तो आज देखेंगे करेंसी मार्केट में क्या कुछ रिकवरी आती है या नहीं। ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं प्री ओपनिंग सेशन की, जो अब से 2 मिनट बाद खुलने वाली। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि एक बार टॉप ट्रेडिंग पिक्स ले ली जाए सिमी से। सिमी बताइए कौन से शेयर चुने आज आपने और खरीदेंगी या बेचेंगी? जी अनिल जी, मैं खरीदना ही चाहूंगी क्योंकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में जितना बड़ा रिलीफ रैली आया था उसमें 2 स्टॉक मेरा रडार में जो है दोनों ने पार्टिसिपेट किया था उस रैली में। एक पेट्रोनेट है जिसमें मुझे लगता है कि दोनों ट्रेडिंग सेशन में जो मोमेंटम एक्वायर किया है वो आज भी एक्सटेंडेड होगा। इंट्राडे का बाई कॉल होगा मेरा 362 का स्टॉप लॉस के साथ, 369 371 ये 2 टारगेट है मेरा। और दूसरा सीमेंट मेजर अल्ट्राटेक है, मुझे लगता है कि इसमें भी मोमेंटम मेंटेन हो सकता है। 3125 का स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। 3185 एंड 3210 ये 2 टारगेट्स है मेरा इंट्राडे का। ऑलराइट, चलिए तो इन कंपनियों पर नजर रखिए। अल्ट्राटेक, सीमेंट, पेट्रोनेट जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन जेएमसी प्रोजेक्ट्स हम बता रहे थे 1457 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं और इसकी सब्सिडरी माफ कीजिएगा, जेएमसी प्रोजेक्ट सब्सिडरी है कल्पतरू पावर की। इन दोनों में से चार्ट्स किसके बेटर लगते हैं वागले साहब आपको? कल्पतरू पावर 1 शेड बेटर है। इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, कल का प्राइस पैटर्न भी पॉजिटिव है, लेकिन एक सीमित दायरा है। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 265 270 के ऊपर जाएगा। तो यह 7-8% का ट्रेडिंग अपसाइड। 265 तो बहुत दूर है सर, 20 रुपए एक दिन में बन जाए, क्या चाहिए? हाँ नहीं मतलब 7-8% का ट्रेडिंग जो है उससे बियॉन्ड नहीं है, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। तो मतलब दोनों में से कल्पतरू खरीदना ठीक? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। चलिए कल्पतरू खरीदिए। जेएमसी प्रोजेक्ट को कितने मिले ऑर्डर? 1457 करोड़ के। यहाँ गोवा, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बेंगलुरु से अलग अलग तरह के, किसी ने फ्लाईओवर बनाने का ऑर्डर दिया है, किसी ने शिपयार्ड बनाने का, किसी ने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने का ऑर्डर दिया है। इन्होंने सब क्लब करके एक साथ बता दिया। महीने के साल के अंत में जितने बचे हैं सब बता दो, सब एक साथ जमा करके बता दो ये ऑर्डर मिले। चलिए अच्छी बात है, ऑर्डर मिले तो ऑर्डर के दम पे तो भागने वाले हैं ये शेयर पक्का। चलिए बाजार भागेगा या नहीं, और भागेगा तो किस दिशा में, ये बड़ा सवाल है। अब इसका जवाब लेने का वक्त आ गया, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होने वाली है अब से 3 सेकंड बाद, और रुपए की शुरुआत भी होगी। रुपए में बता दूं आपको 68.24 68.24 पैसे ये था कल का बंद होने का भाव। और आज देखते हैं करेंसी मार्केट में किस तरह का रुझान मिलता है। लेकिन उससे पहले 60 अंक नीचे आपको दिखेगा निफ्टी और 60 ही अंक ऊपर दिखेगा सेंसेक्स। तो सेंसेक्स और निफ्टी की दिशा अलग अलग है, देखते हैं कौन किस तरफ बढ़ता है। 2% नीचे है एचडीएफसी का स्टॉक और 2% नीचे है एचसीएल टेक का स्टॉक, जो निफ्टी में इस वक्त रुझान दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 2.5% मजबूत, और औरोबिंदो फार्मा, लुपिन जैसे शेयरों में थोड़ी थोड़ी चुनिंदा खरीदारी होती हुई इस वक्त आपको नजर आएगी। ये स्टॉक सेक्शन में दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। टीसीएस 9% नीचे दिखेगा अब आपको, और टाटा मोटर्स में 3% का नुकसान। रुपए की शुरुआत अच्छा, ये तो करेंसी वाले लोग काम करने के मूड में नहीं है, मुझे लग रहा है। कोई ट्रेड नहीं हो रहे हैं, कम वॉल्यूम पर ट्रेड हो रहे हैं। 24 का 24 वही का वही खुला है, कोई बदलाव नहीं ना। 4 हफ्ते के निचले स्तर पर है, यहाँ से और कितना कमजोर होगा। लेकिन गड़बड़ कुछ तो ऊपर नीचे हो तो एक्शन तो दिखे। तो एक्शन सब आज इक्विटी वॉल्यूम में, प्राइस में। चलिए कोई बात नहीं, करेंसी मार्केट छोड़ दीजिए, एक्शन देखिए इक्विटी मार्केट में जो शुरू होने वाला है। अब डॉलर इंडेक्स हाँ जरूर 103.08 यानी 10 बेसिस पॉइंट डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ था, लेकिन उसके बाद रुपया स्टेबल है। ये संकेत आपके लिए इस वक्त आता हुआ दिखा है। एक और स्टॉक्स जहां पर मुझे लगता है मामला थोड़ा शॉर्ट साइड पर बन सकता है, पूछते हैं वागले साहब। आरकोम, एक खबर में पढ़ा था आज की, आरकोम के माइनॉरिटी शेयर होल्डर वो कह रहे हैं, जो इनका ब्रुकफील्ड के साथ करार हुआ है ना, वो कह रहे हैं भाई कि ये एक क्लोज था रिलायंस इंफ्राटेल में कि पहले आप हमें एग्जिट दीजिए, बाद में आप बेचिए। तो मतलब वो डील थोड़ी खटाई में पड़ने की संभावना है, या फिर कम से कम सवाल या निशान तो उठे हैं। शॉर्ट करना चाहिए कैसे? लॉन्ग नहीं करना चाहिए, और जब तक ये स्टॉक 36 के ऊपर ट्रेड नहीं होता है। बहुत सारे लेवल्स तोड़ रहा है, लेकिन इतने गिरने के बाद मैं शॉर्ट करने के भी मूड में नहीं हूँ। शायद ये स्टॉक साइडवेज चलेगा। आई वुड रादर अवॉइड। चलिए तो अवॉइड करेंगे, लेकिन स्टॉक पर नजर रहेगी इस खबर के चलते, और इस इवेंट पर भी नजर रहेगी। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जिस पर नजर होनी चाहिए वो नोट कर लीजिए। टीसीआई एक्सप्रेस, ये वो कंपनी है जो टीसीआई से अलग हुई थी, लिस्ट हुई थी,
और आपको मालूम है लिस्ट होने के बाद 10 दिन तक सर्किट टू सर्किट में रहती है और अब देखिए ये सर्किट से बाहर हो रही है, तो सर्किट फिल्टर भी रिवाइज हो रहा है, आज से हो रहा है ये 5% से बढ़ाकर ये 20% का हो जाएगा। तो टीसीआई एक्सप्रेस एक बार लाने की कोशिश करते हैं उस शेयर को, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो अभी सेंसेक्स निफ्टी की प्री ओपनिंग सेशंस के ट्रेड हम आपको दिखा रहे हैं, इस कंपनी पर नजर रखिएगा। अच्छा, डिवीज लैब पर नजर रखिए, डिवीज लैब और दूसरा भारत फाइनेंशियल्स, ये दोनों ही स्टॉक्स देखिए निचले स्तरों से क्या शानदार रिकवर हुए हैं और 16% की रिकवरी 2 दिनों में भारत फाइनेंशियल्स में देखी गई है। डिवीज में रिसेंट लो से 10% की रिकवरी देखी गई है। दोनों ही क्वालिटी स्टॉक्स हैं, अच्छे मैनेजमेंट वाले हैं, खबरों की वजह से करेक्ट हुए थे और अब देखिए उतनी शार्प रिकवरी भी आती हुई। अविनाश, कैसे ट्रेड करेंगे इन दोनों को? मुझे लग रहा है कि दिवीज लैब्स में, जैसे मैंने पहले भी कहा, फॉर्म 483 आया, अगर इंपोर्ट अलर्ट होता नहीं है और ये शायद दिसंबर के क्वार्टर के बाद पता चलेगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इम्पैक्ट जो डैमेज का है वो कम होगा। मुझे लग रहा है कि अराउंड 850 860 हेमंत ये स्टॉक सेटल होना चाहिए, क्योंकि ऊपरी लेवल से करीबन 25 से 29% का फॉल आया है, तो ऑब्वियसली एक बाउंस वैलिड है। तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली जिनके पास है वो होल्ड करे और क्लियरिटी आने के बाद ही अगर किसी को फ्रेश पोजीशंस लेनी है तो मेरे ख्याल से ये फॉर्म 483 का क्लियरिफिकेशन दिसंबर के क्वार्टर के बाद आएगा, तो तभी पोजीशंस फ्रेश बनाई जा सकती है। ओके, तो ये राय आपके लिए डिवीज पे। लेकिन भारत फाइनेंशियल पर एक इंटरेस्टिंग राय लेना चाहता हूं मैं क्रिस आपसे, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि बात यह है कि आज ये वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला है। अब बैंड से बाहर निकलने की वजह तो शॉर्ट कवरिंग है, पिछले 2 दिनों में काफी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई। तो क्या जो कल जैसे बैंड में जो घुसे थे आईबुल रियल और सीएट दोनों पिट गए, वैसा वापस ये भी पिट सकता है? शॉर्ट करने का मौका है या खरीदना चाहिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बताइए आप। भारत फाइनेंशियल में ऑलरेडी हमने काफी जबरदस्त गिरावट देखी और अब उसके बाद रिकवरी भी देखी, तो मेरा मानना है कि शायद इसका एक रेंज में रहने की संभावना है, नीचे एक 550 और ऊपर 600, आई थिंक ये रेंज में रहने की संभावना है। तो एक 25 रुपए के दायरे पे इस दायरे पे रहने की संभावना है। तो आई थिंक नीचे अगर गया तो आई थिंक एक बार खरीदारी भी की जा सकती है। तो आई थिंक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनी चाहिए। ओके, तो ये राय है भारत फाइनेंशियल। आज भी 10% मजबूत दिख रहा है, बैंड में दिखने के बाद तेजी की पोजीशन बढ़ रही है, ये इंटरेस्टिंग होगा हमें देखना। देखिए, अगर ये बैंड से बाहर निकल के आज फिर मजबूत होता है तो इसका मतलब ये है कि डिलीवरी बेस्ड खरीदारी हुई है और लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई, और अगर आज ढीला हो जाता है तो इसका मतलब ये कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी। तो आज असली टेस्ट है इस स्टॉक का, ये मजबूत रह पाता है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को बड़े फंड ने यहाँ पर खरीदारी करी थी। कल रूमर्स मार्केट में ये थे कि 23 तारीख को मॉर्गन ने लिया था, मॉर्गन ने खरीदा। लेकिन अभी इसमें दिक्कत हाँ ये कि कल इंडसइंड बैंक के साथ मर्जर की रूमर्स चल रही थी। एग्जैक्टली, और वो रूमर तो उसके चलते अगर शॉर्ट कवरिंग हुई, अब मर्जर तो ऐसे थोड़ी होता है, कोई रूमर से थोड़ी मर्जर हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रूमर्स ये भी थे कि मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट कर दिया गया है, तो देखना होगा किस भाव पर कैसे वैल्यूएशन पर होता है नहीं होता। लेकिन ये स्टॉक है जो स्टॉक टू वॉच लिस्ट में आपको जरूर सबसे ऊपर। अच्छा, EIL, इस पर एक राय ली जाए उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक 2020 की आज की टीम देख लेते हैं। टीम बड़ी इंटरेस्टिंग बनी होगी, क्योंकि जब कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन शुरू होता है ना, तो स्टॉक 2020 के स्टॉक्स और प्लेयर्स देखने का मजा अलग ही है। चलिए आज का अपडेट देखते हैं। पूरी टीम पे जल्दी से नजर डालते हैं। यहाँ पे एक स्टॉक सिलेक्टर्स ने मेरी टीम ने जो चुना है बिक्वाली वाला, वो है कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर हमने इसलिए बिक्वाली चुना क्योंकि इनकी बनी हुई दवा को यूएस में रिकॉल किया गया। IRB इंफ्रा ऑर्डर है। IDBI बैंक में भी वही स्टोरी है कि NSE से IPO को उनको फायदा हो क्योंकि इनके स्टेक है। JK टायर फंड रेजिंग के प्लान है। ITI और MTNL दोनों की ही लैंड बेचने की तैयारी है, कैबिनेट अप्रूवल का इंतजार है। प्रतिभा इंडस्ट्रीज अपने लेंडर्स को इक्विटी दे रहा है। गोवा कार्बन ने अपना प्लांट फिर से चला लिया है जो मध्य प्रदेश में बन रहा था। वहीं JMC प्रोजेक्ट को करीब 1450 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले और फिनिक्स मिल ने एक नई यूनिट में स्टेक बढ़ाया अपना 9% करे, तो यहाँ पे एक तेजी मिल सकती है। ऑलराइट, और मेरी टीम पर नजर डालिए। गेंदबाजी से शुरुआत कराए, मूड के साथ चल रहे हैं। जिस तरह से SGX निफ्टी कमजोर है, एशिया में गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखिए HDIL या हाईबीटा स्टॉक है जो कमजोर हो सकता है। इसके बाद फोकस है रूरल थीम के ऊपर। सरकार जो है वो एक बड़ा स्टिमुलस दे सकती है नोटबंदी के बाद, और
30 तारीख का जब पुराने नोट चलना बंद हो जाएंगे, इसके बाद अपेक्षा यही कि सरकार की तरफ से बड़ा बूस्टर डोज आएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। तो आपकी नजर होनी चाहिए शक्ति पंप्स पर, एस्कॉर्ट्स पर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर जो पाइप्स बनाने का काम करती है। कल जैन इरिगेशन ईपीसी में तेजी देखने को मिली थी, आज ईपीसी इंडस्ट्रीज को इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। एटलस साइकिल में रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आपको कमजोरी की तरफ प्ले करना हो तो हिंडाल्को वेदांता जैसे शेयर आपके लिए मदद कर सकते हैं और फ्री हिट का दर्जा सिलेक्टर्स ने दिया है। आज रिलायंस डिफेंस को आईएफसीआई में भी अच्छी रैली देखी जा सकती है। चलिए, तो आईएफसीआई में अच्छी रैली देखी जा सकती है, ये हमने आपको बताया सुबह सुबह। और देखिए, ये तो 9% 8% ऊपर ही खुलने की तैयारी कर रहा है। आज एफएनओ में सबसे बड़ा गेनर तो दरअसल यही होने वाला है। जेएमसी प्रोजेक्ट्स कुछ देर बात करी पहले कि इसको ऑर्डर मिल रहा है, देखिए 15% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। तो फिर आपकी नजर होनी चाहिए जो वागले साहब कह रहे हैं कल्पतरू पावर पर। कल्पतरू पावर की सब्सिडरी है जेएमसी, तो वहां पर नजर होनी चाहिए। प्रतिभा इंडस्ट्रीज खबरों के दम पर फोकस में। अच्छा, आईडीबीआई बैंक, ये दोनों स्टॉक्स आईएफसीआई और आईडीबीआई बैंक, ये दोनों ही फोकस में रहने वाले हैं। टीसीआई एक्सप्रेस जिसमें सर्किट लगने की सिलसिला जारी था क्योंकि ये अलग हुआ था और अब सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है, तो इस पर नजर होगी। एमटीएनएल और आईटीआई, ये नीरज की टीम के आज के टॉप परफॉर्मर्स हो सकते हैं। देखिए, लैंड बैंक बिकने की खबरें जो आप अभी 4-5 दिन पहले कह रहे थे एमटीएनएल की, लग रहा है कि अब सरकार मुश्किल में पड़ी हुई कंपनियों को या तो बंद कर रही है या उनकी जमीन बेचने का काम कर रही है। माल बहुत है इनके पास। सबसे बड़ी बात है कि लैंड बैंक बड़ा है। अच्छा, एसटीसी ये एक और सरकारी कंपनी जो लगातार सर्किट टू सर्किट चल रही, तो आज प्री ओपनिंग सेशन में सर्किट खुलता हुआ दिख रहा है 220 का भाव, फिर भी 5-5.5% ऊपर है। अच्छा, ये 220 का भाव आपको 208 का भाव ये दिख रहा है, ये एनएससी बीएससी पे, बीएससी और एनएससी के भाव में फर्क। तो बीएससी पे तो सर्किट है 208 का 10% ऊपर, लेकिन एनएससी का लाइए भाव, एसटीसी का एनएससी पर भाव है 220 रुपए और वहां पर आप 5-5.5% मजबूत देखेंगे, बीएससी पे नीचे। अच्छा, ये तो हुई बात। अच्छा, एक स्टॉक जो, हाँ मैं ईआईएल की बात कर रहा था अविनाश, ईआईएल में क्या तेजी बनी है जबरदस्त, लेकिन आज क्या ये स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग के लेवल पर आ गया, ये सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ। ये क्यों पूछ रहा हूँ, कल से ये हो जाएगा एक्स बोनस, तो हो सकता है बोनस के पहले इतनी बढ़िया तेजी बनी, आज भी 4% मजबूत दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। क्या जिन किसी के पास है जिन्होंने अच्छी तेजी में लिया है, खासतौर से हमारे स्टॉक 2020 के कैप्टन लगातार बोलते आए, हमने कई बार आइडेंटिफाई किया है, वागले साहब ने रिकमेंड किया है, अब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, अभी भी रुकें? नहीं, मेरे ख्याल से निचले लेवल से करीबन 25% की अपसाइड आई है और मैं समझता हूं कि हालांकि आगे भी प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे रहेंगे क्योंकि ईआईएल का जो मेन बिजनेस है वो हाइड्रोकार्बन और ऑयल एंड गैस रिलेटेड है। यहां पे होपफुली अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स होता है तो ईआईएल के लिए डेफिनेटली फायदा होगा। दूसरी बात, कंपनी एक्सट्रीमली लिबरल है, डिविडेंड अच्छी देती है, बोनस भी अच्छा अनाउंस किया है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुनाफा जरूर बुक करना चाहिए, लेकिन बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे क्योंकि हमको लग रहा है कि शायद 2017 में भी एक अच्छा आउट परफॉर्मर ईआईएल साबित हो सकता है। चलिए, 2017 में यानी नए साल में भी बेहतरीन परफॉर्मर हो सकता है, तो अगर कमजोरी हो तो आपको आगे खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए, गोवा कार्बन एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर इन्होंने अपनी एक बंद पड़ी यूनिट शुरू करी है, इसमें करीब करीब 6% की तेजी देखने को मिल रही है। कल मेरी टीम में था, नीरज की टीम में ये स्टॉक था, ये भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाएगा। इसके नतीजे 13 तारीख को आने वाले हैं। अच्छा, अर्निंग सीजन अब शुरू होने वाला है वापस से, जनवरी में 13 तारीख से इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं, तो नंबर्स आने का सिलसिला जारी रहेगा। फिर से इन तमाम शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। कैडिला हेल्थकेयर के ऊपर बात होनी रह गई, आज ये शेयर करीब 1.5% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। सिमी, इसके चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लग रहा है। खबरें ये हैं कि अमेरिका में जो इनकी सब्सिडरी थी उन्होंने 16,000 बोतलें एक दवा की रिकॉल करी हैं और वो दवा जो थी वो अहमदाबाद की यूनिट कैडिला हेल्थकेयर में बनी थी। क्या इस स्टॉक में के चार्ट्स आपको कमजोर लगते हैं? देखिए हेमंत, एक मेजर सपोर्ट जो था 200 डेमा 370 के आसपास था और ये स्टॉक 370-375 के आसपास कई बार सपोर्ट लिया था। जब से ये स्टॉक 370 का लेवल तोड़ दिया है तब से नया रेंज खुल गया है नीचे की तरफ, तो थोड़ा बहुत वीकनेस इसमें है और हो सकता है कि आगे भी बरकरार रहे। अभी कोई भी रैली इसमें अगर आता है तो 370 का लेवल एक ऐसा लेवल होगा जो कि क्रॉस करके इसको सस्टेन करना पड़ेगा। 1-2 दिन का ट्रेडिंग सेशन का रैली इसमें देखने
देखने को मिल सकता है, वो एक्सपायरी के लिए हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग रैली होगा। पर जब तक ये स्टॉक डिसाइसिवली 370 375 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसमें कोई अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा। हालांकि इसमें एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक मेरा खुद का पोर्टफोलियो में है और मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं इसमें, और मुझे लगता है कि ये सब खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। पर नीचे कहाँ पे बेस बनाएगा वो देखते हुए एवरेज करने का सलाह होगा मेरा। अगर मेरे जैसा कोई स्टॉक में फंसा हुआ है, मतलब फंसा हुआ नहीं, मतलब कोई इन्वेस्टर है और इतना करेक्शन से परेशान फील कर रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंतजार कीजिए, जब ये स्टॉक बेस बनाएगा तब इसमें एवरेज भी किया जा सकता है। ओके, एवरेजिंग करने की राय है यहाँ पर आपके लिए। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, और इंटरेस्टिंग इसलिए दिख रहा है कि मेरे यहाँ प्राइसेस बराबर आ रहे हैं क्या? मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हम आपके यहाँ प्राइसेस बराबर है प्री ओपनिंग सेशन के। जी हाँ, बस निफ्टी जो है 4 अंक नीचे खुलेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, और सेंसेक्स पता नहीं क्यों 200 अंक ऊपर खुलने की संकेत दे रहा है। ये कुछ इसमें कुछ दिक्कत है, ऐसा समझ में आ रहा है। लगता है ये प्री ओपनिंग सेटल ही ऐसा ही हुआ है। इसका रीजन बताता हूँ। नहीं, अब अपडेट हो रहा है, देखिए। नहीं हो रहा है, कुछ तो मामला गड़बड़ है भाई। जरा टेक्निकल ऑन एयर अपडेट हो जाइए। हाँ, अब हुआ, देखिए कुछ तो बराबर नहीं दिख रहा है। मैं देख लेता हूँ अगर सेंसेक्स में इतना ऊपर होना है। हाँ, नहीं, सेंसेक्स ऊपर होने की वजह मिल गई मुझे। एचडीएफसी प्री ओपनिंग सेशन में सिर्फ 9% ऊपर है। तो एचडीएफसी इतना वजन वाला स्टॉक सेंसेक्स में वो 9% ऊपर है, इस वजह से सेंसेक्स आपको ठीक दिख रहा है। तो प्री ओपनिंग सेशन से संकेत आप निफ्टी से लीजिए, बिल्कुल सेंसेक्स छोड़ दीजिए। 9% तो एचडीएफसी ऊपर खुल नहीं सकता, 100% कोई चांस ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। एनटीपीसी 1.5% नीचे, तो एनएससी के प्राइस भी बताएंगे हम आपको। अभी इस वक्त एनटीपीसी 1.5% नीचे, एलएनटी 1% नीचे, और मजबूत क्या है? ओके, देख लेते हैं निफ्टी में मजबूत क्या है। ग्रासिम 1% ऊपर, ल्यूपिन आधा % ऊपर। कोई खास रुझान नहीं, एक भी स्टॉक ऐसा निफ्टी में है नहीं जो 1% ऊपर या नीचे खुलने के संकेत दे रहा हो, तो यहाँ पर एक्शन है इस वक्त। अच्छा, अगर आईएफसीआई सुब्रमण्यम साहब 9% ऊपर खुलता है तो क्या और ऊपर जा सकता है, और क्या शॉर्ट कवरिंग रैलीज बन सकती हैं इसमें? इस पर राय दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग होगा, आज देखने लायक होगा। देखिए, ब्रॉडली इसमें अगर पूरे साल की एक रेंज रही है आईएफसीआई की, और अगर हम देखें तो एक 30 के ऊपर ये कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त रेसिस्टेंस की तरफ है यहाँ पर। तो एक 30 के लेवल पे अगर अच्छी खासी एक वॉल्यूम के साथ बढ़त आई तो आई थिंक पोटेंशियल आ सकती है। तो मेरा मानना है कि शायद 30 के आसपास एक पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद रिव्यू करें, क्योंकि ये 2-3 बार निराशा कर चुकी है और गिरावट भी भारी भरकम आती है। तो आई थिंक पार्ट बुकिंग करें ऊपर इस स्तर पे 30 के आसपास, और वेट एंड वॉच, एंड उसके ऊपर रिव्यू कर सकते हैं। ओके, और बाजारों की खुलने की तैयारी इस वक्त आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन में, और देखते हैं कि किस तरह की शुरुआत होती है भारतीय बाजारों की, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में 10 सेकंड का वक्त है, और इस 10 सेकंड के बाद यहां पर बाजार में एक्शन शुरू हो जाएगा। चलिए, निफ्टी में टाटा डीवीआर सबसे कमजोर शेयर दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी पर शुरुआत होती है, पहली टिक पर 7 अंक नीचे है सेंसेक्स। निफ्टी अब माफ कीजिएगा, निफ्टी और सेंसेक्स अब अपडेट होने लगेगा। चलिए छोड़िए सेंसेक्स, निफ्टी 8 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। ये पहला संकेत आपके लिए। विप्रो, एलएनटी, आईटीसी, ये 3 दिग्गज थोड़े थोड़े कमजोर है, आधा से 0.5%। मजबूत क्या है? टीसीएस, ये बड़ा मजबूत होता दिख रहा है 0.5% की मजबूती के साथ। और मैं एक बार फटाफट देख लूं, अब आ गया है सेंसेक्स भी 4 पॉइंट नीचे और निफ्टी भी 9 पॉइंट नीचे, इसलिए हम कह रहे थे भाई सेंसेक्स को निफ्टी को दे। अच्छा, आईएफसीआई टॉप गेनर 11% ऊपर है। ये क्या उछाल है, 11% ऊपर। आईडीबीआई बैंक 3% ऊपर, सीसी ज्वेलर्स 3% ऊपर, आईआरबी इंफ्रा 2% मजबूत, और क्रॉम्पटन में 1.25% की मजबूती। यह है टॉप गेनर। टॉप लूजर है केडिला 2% नीचे, आरकॉम 2% नीचे, अदानी पोर्ट 1% नीचे। यहां पर नुकसान आपको नजर आएगा। तो यह है शुरुआती कारोबार का रुझान। 40 अंक नीचे सेंसेक्स और 10 अंक नीचे सेटल होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में 25 अंकों का नुकसान है। हेमंत, बिल्कुल। चलिए, तो आईएफसीआई पर रखिए नजर, यहां पर सबसे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और नजर रखिएगा एसटीसी पर भी। हम आपसे कल कह रहे थे आखिरी सौदा में कि कुछ ही लोग मिलकर यहां पर इस शेयर को शायद बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 90% हिस्सेदारी तो सरकार के पास है। और आप देखिए, आज
एसटीसी का स्टॉक कमजोर होता हुआ अच्छी रैली के बाद यहाँ पर दबाव देखने को हिस्सेदारी मिल रही है। फंड्स के पास है। हाँ, कुछ 29,000 लोग मिलकर ये शेयर चला रहे थे, ऐसा समझ में आ रहा था, क्योंकि हम कह रहे थे खबरें तो हमें कुछ मिल नहीं रही हैं, फंडामेंटल्स में तो कोई बदलाव हो नहीं रहे हैं। कैडिला हेल्थ केयर, लेकिन हम कह रहे थे कि ये आज का एक्सीडेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर 9% की गिरावट देखने को मिल रही है और ये शेयर काफी तेजी से टूटता हुआ। सिमी से पूछेंगे कौन से लेवल्स पर एवरेजिंग करनी चाहिए, लेकिन बजाज ऑटो देखिए ये भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है आज के सत्र में, तो ऑटो कंपनियों पर नजर रखिएगा। इसके अलावा IFCI तो 11% मजबूत है। JMC प्रोजेक्ट्स को ऑर्डर मिला है, वहां पर देखिए 9% की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। प्रतिभा इंडस्ट्रीज और कल्पतरू पावर जैसे स्टॉक्स में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। गोवा कार्बन एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर इन्होंने अपनी यूनिट खोली है, देखिए उसका फायदा इस शेयर को मिलता हुआ। और MTNL ITI, ये नीरज की टीम के आज दोनों ही स्टॉक से जोड़ी कह सकते हैं आप इसे, 4.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। ना सिर्फ IFCI, IDBI बैंक जिनके पास करीब 1.5% हिस्सेदारी है NSE की, वो भी देखिए मजबूती के साथ हमें खुला है। तो ये खबरों वाले शेयर ही दमदार एक्शन करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। प्रतिभा इंडस्ट्रीज को लेकर भी मैं कोई खबर पढ़ रहा था। अच्छा, 4 तारीख को बोर्ड बैठक के SDR वाले लेंडर्स को अलॉटमेंट किया जाएगा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन स्टॉक के लिए 10% ऊपर है, यहाँ पर तेजी बनती दिख रही है। MTNL आज का स्टार परफॉर्मर है, 4% ऊपर है। IFCI सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ। EPC इंडस्ट्री आपकी टीम में आज भी शामिल है, राइट? ओके, ये महिंद्रा ग्रुप की कंपनी, बेहतरीन कंपनी, 3% मजबूत खुलती हुई हरे निशान में आ चुके हैं। सेंसेक्स और निफ्टी बेहतरीन खरीदारी होती दिख रही है, यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार होता हुआ साफ तौर पर आपको नजर आएगा। तो ये एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अब बड़ा सवाल ये कि IFCI 27 रुपए पर क्या ट्रेड बनेगा? सुब्रमण्यम साहब बताएं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए आप। जी, क्लियरली यहाँ पर ट्रेड बनते हुए लग रहा है। मेरा मानने का शायद आई थिंक 2630 के स्टॉप लॉस लगा के एक तेजी की जा सकती है, और मेरा मानने का शायद यहाँ पर एक 28.29 तक जाने की संभावना है आज के दिन पे। मोमेंटम अच्छी है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़त देखने को मिल रही है, और जनवरी के रोल्स भी अच्छे खासे देखने को मिल गया था। आई थिंक कहीं ना कहीं बाजार को एक अंदाजा था कि कुछ इसमें तेजी आने की संभावना है, तो आई थिंक उस लिहाज से आई थिंक तेजी करनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया 29-30 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग एटलीस्ट पार्टली कर लेनी चाहिए। ओके, इस स्टॉक पर रखिए नजर। ये IFCI का भाव हम गलत दिखा रहे हैं, हमें NSE का दिखाना चाहिए। NSE में आप देखिए क्या तेजी आज देखने को मिल रही है, पता नहीं है भाव में कुछ गड़बड़ी है, इसको हटाइए और आप 27 रुपए का भाव है, बताइए नहीं, 27 रुपए 15 पैसे का भाव है इस समय, 9% मजबूत है। कुछ भाव में गड़बड़ी आ रही है, लेकिन जो आप अपने आप IDBI का भाव भी देखिए, ये भी 3.5% मजबूत है, अच्छी तेजी दिखा रहा है। तो ये जो हम बोले उस पर फोकस करिए, सिंपल। अच्छा, एक और IRB इंफ्रा भी देखिए क्या अच्छा प्रदर्शन दिखा, वंडरफुल, बढ़िया चल रहा है। हेमंत, एक और स्टॉक जो कल भी भागा रहा, आज भी भाग रहा है, JSW एनर्जी। एक्चुअली कल कोई खबर नहीं थी और ये स्टॉक 4-4.5% ऊपर जाकर मेरे ख्याल से वायदा कारोबार में सेकंड टॉप गेनर था ये, इसके बाद अपना भारत फाइनेंशियल के बाद। जी हाँ, आज भी देखिए अच्छी मजबूती के साथ 2% ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली मैं एक खबर पढ़ रहा था JSW एनर्जी के लिए, शायद उसकी वजह से वो, अविनाश आप अपनी राय दीजिएगा JSW एनर्जी में, क्योंकि एक तो इनका 750 मेगावाट का पावर प्लांट जो है कर्नाटक वाला, उसके लिए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करने की बात हो रही, तो वो अनाउंसमेंट बोलने कभी भी आ सकता है। दूसरा जो बैंगलोर का जो ये आप क्या कहते हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ टाटा पावर और ये सारी जो है क्या डिस्कॉम, हाँ, वो ये बोल रहे हैं कि 3 रुपए से पावर की दाम बढ़ाकर 4.5 रुपए करनी चाहिए, 1.5 रुपए की बात बढ़ाने की हो रही, क्योंकि वहां पर जबरदस्त डिमांड है कर्नाटक में पावर की, और JSW एनर्जी को सीधा सीधा उससे शायद फायदा होता हुआ दिखे। क्या JSW एनर्जी कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन दिखा रहा है, खरीदारी करना चाहिए? मुझे लग रहा है अगर ये PPA एग्रीमेंट साइन होता है और अगर पावर चार्जेस में अगर बढ़ोतरी होती है अनिल जी, तो डेफिनेटली इस लेवल से एक अच्छा अपसाइड आ सकता है। स्टॉक में ऑलरेडी हमने देखा था काफी टाइम से कंसोलिडेशन था, और ये 2 ट्रिगर्स जो है वो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से पॉजिटिव रहेंगे। अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको लग रहा है कि FY18 में इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली आएगा। ओके, और बाजार देखिए क्या जबरदस्त रिकवरी दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स तो देखिए 0.5% ऊपर है, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तेजी देखने को मिल रही है, और एक उदाहरण तो हमने आपको दिखाया ही, IFCI। और एक और स्टॉक पर नजर रखिए, और मैं राय अविनाश आपकी जानना चाहता हूं, TCI एक्सप्रेस। TCI से अलग हुई, लिस्ट हुई, कुरियर कंपनी एक तरह से आप कह सकते हैं, और कई दिनों से 5% के सर्किट में थी, ट्रेड टू ट्रेड में थी, आज 7% की तेजी देखिए इसमें देखने को मिल रही है। कैसा लगता है फंडामेंटली ये कंपनी आपको?
नहीं, आई थिंक हेमंत, मुझे लग रहा है कि डीमर्जर के बाद ये बहुत अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन इन शेयर होल्डर्स के लिए मिला है जो पहले फ्रंटलाइन टीसीआई में थी। हमको लग रहा है कि स्टैंड अलोन बेसिस पे इनके जो मार्जिन्स है वो उनके रोडवे बिजनेस से काफी अच्छे हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके पहले क्वार्टर के नतीजे जब आएंगे स्टैंड अलोन बेसिस पे डीमर्जर के बाद, मेरे ख्याल से तभी मार्केट्स को अंदाजा होगा कि अर्निंग्स कितनी स्ट्रांग है, क्या अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में इसलिए भी इंटरेस्ट है कि होपफुली आगे जीएसटी क्लियर होता है तो डेफिनेटली कहां ना कहां इनको बेनिफिट मिलेगा। प्लस ओवरऑल अगर हम लॉजिस्टिक कंपनीज और जो ई कॉमर्स की कंपनीज देखें तो यहां पे भी थोड़ा बहुत बिजनेस बढ़ा, होपफुली एक दो क्वार्टर्स चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन FY18 में बढ़ने की चांसेस है। तो यहां पे जरूर लॉन्गर टर्म में फायदा होना चाहिए कंपनी को। ये राय है इस वक्त। लेकिन अगर शॉर्ट साइड के मौके ढूंढने उस बाजार में तो क्या टीवीएस मोटर्स ये सही लेवल है शॉर्ट करने के लिए? क्योंकि हम सुबह बात भी कर रहे थे टीवीएस मोटर के लिए वागले साहब। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात टीवीएस मोटर में मेरे को लगता है कि फंडामेंटली भी शॉर्ट हो रहा है। मतलब ये लगता है अगली सीरीज जनवरी सीरीज में तो लोग शॉर्ट कर रहे थे। हाँ ऑलरेडी। हाँ ये कल मैं भाव देख रहा था एग्जैक्टली दिसंबर और जनवरी का फर्क था। बहुत सही पॉइंट दिया क्योंकि जनवरी सीरीज में 2% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा टीवीएस मोटर्स क्या है? ये साउथ की वो कंपनी बेसिकली ज्यादा वहां पर है। साउथ वाले ने बहुत डिक्लेयर किया है। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिन्होंने लोगों ने नोटिस नहीं किया। देखिए सबसे ज्यादा फाइनेंस कंपनियां कहाँ है? साउथ में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मुथूट, मनापुरम, सुंदरम, चोलामंडलम। और सबसे ज्यादा ट्रेंड अगर व्हीकल खरीदने का कहीं है पैसे फाइनेंस में तो वो साउथ में। अच्छा IDS1 में सबसे ज्यादा डिक्लेरेशन कहां से आए थे? साउथ से। तो एक और चीज बताता हूँ, अब टीवीएस के नंबर्स इस महीने और खराब आने के 2 रीजन और बताता हूँ। एक तो ये कि साइक्लोन हुआ इतना लंबा चौड़ा, तो काफी कारोबार पर असर पड़ा। दूसरा तमिलनाडु की सीएम जयललिता नहीं रही तो वो भी 5-7 दिन लोगों के बिजनेस में माहौल बंद जैसा, बिजनेस हुए ही नहीं। और वैसे भी इस तरह, और वो वहाँ के लोग बड़े सेंसिटिव हैं तो अच्छे काम करते नहीं। कोई व्हीकल खरीदना तो अच्छा काम माना जाता था। मुझे लगता है टीवीएस ये स्टॉक है, अगर शॉर्ट साइड पर हेज रखना है तो किसी को बेहतरीन हो सकता है अगले हफ्ते के लिए। अच्छा भाई जी, वागले साहब से मैंने आज सुबह पूछा ब्रेक में कि सबसे खराब शेयर बताइए 2 व्हीलर में कौन सा है, तो उन्होंने टीवीएस ही बताया। हाँ तो एक बार सर ऑन एयर भी बताइए दर्शकों को। हेमंत, इसका डेली वीकली पैटर्न खराब हो गया है पिछले कुछ दिनों के जिस तरह से सेलिंग आई है। लेकिन एफएनओ में मैं श्योर नहीं हूं कि ये लेवल पे बेचा जाना चाहिए। ये थोड़ा सा अब मतलब बाउंस बैक पे मिलेगा तो बेचना चाहिए। बट एक हफ्ते 2 हफ्ते की बात करें तो मुझे ये स्टॉक 340 335 के आसपास दिखता है। जो यहाँ से मिलता किधर है? आपके बोलने के बाद कहाँ बाउंस मिलता है? दूसरी बात है कि 8050 के ऊपर अगर निफ्टी नहीं टिका तो बाउंस आएगा भी कहां से? प्रॉब्लम ये है। आप तो ये छोड़िए, बाउंस बैक मिलेगा तो और लोग बेच लेंगे। आप तो ये बताइए इस लेवल पे बेचना तो स्टॉक को स्टार्टेड क्या होगा? करेंट ट्रेड बताइए आप। 355 का स्टॉप लॉस होगा। तो 55 कौन सा ज्यादा है? 5 ही रुपए की तरह इसके इतना तो लेना ही पड़ेगा। 335, लेकिन ये आ जाएगा ये मैं कह नहीं सकता। आज आने में कोई एक्सपायरी का दिन है, कुछ बड़ी चीज नहीं, कभी भी सकता है, कभी भी कुछ भी लेवल्स आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये एक स्टॉक नजर में रखना है बिल्कुल। तो इसको भी कहते हैं ना, हमने जैसे आपसे कहा था स्टॉक टू वॉच भारत फाइनेंशियल्स है, देखिए वो भी मजबूत है, और स्टॉक्स टू वॉच नीचे की साइड में टीवीएस भी है। तो भारत फाइनेंशियल्स पर भी एक बार राय लेते हैं। सुब्रमण्यन साहब ये बताइए, 2% ऊपर खुला है, टिका हुआ है, कैसे ट्रेड करेंगे इसे? जी फिलहाल करंट जंक्शन तो बोलना मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पर जो रैली दिख रही है तो आई थिंक एक 590 तक जा सकती है। तो लेकिन उसको वहां पर एक मुनाफा वसूली का मैं सलाह दूंगा, क्योंकि ये इतनी वॉलेटिलिटी है तो जो भी बढ़त मिले तो आई थिंक एक मुनाफा वसूली कर लेना बेहतर रहेगा। ये इंटरेस्टिंग बात है कि फिलहाल अच्छा एक और स्टॉक जहां पर थोड़ी तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, बीपीसीएल 1% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट इस सीरीज में 15% बढ़ा है, लगभग 10 लाख शेयरों से। सीबी बताएं चार्ट्स देखकर बीपीसीएल में कोई मौका है क्या खरीदारी करने का? जी बिल्कुल, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और खरीदारी किया जा सकता है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत बाइंग देखा था और आज भी ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है, 620 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो ये स्टॉक मतलब थोड़ा बहुत रैली इसमें दिख सकता है, 625 से ऊपर ये और बेहतर होगा। और
मुझे लगता है कि ये स्टॉक 636 638 तक भी जा सकता है अगर 625 के ऊपर ये जाके सस्टेन करेगा तो मुझे इसमें मुझे लगता है कि कोई चाहे तो लॉन्ग इनिशिएट कर सकता है। चलिए, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में बीपीसीएल पसंद है सिमी को, तो इस पर नजर रखिएगा, अच्छी तेजी दिखा सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां वैसे भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाई रही हैं, करेक्शन के बाद अब और अच्छी लग रही हैं। इसके अलावा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, तो तेजी जो होनी थी वो देखिए हो चुकी है इसमें, और अब यहाँ पर करेक्शन का पहला दिन नजर आ रहा है। ये जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है उसमें एक स्पेस पूछा जाए, क्योंकि देखिए सीएट और अपोलो टायर हम लगातार काफी मंदी की बात करते रहे, लेकिन आज एक खबर में पढ़ रहा था वो ये कि देखिए 94 रुपए से 138 रुपए नेचुरल रबर के दाम बढ़े हैं, ठीक है, तो मार तो पड़ रही है। ये टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की ये खबर आई कि इन्होंने मिनिस्ट्री को कहा है, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, कि आप इम्पोर्ट ड्यूटी लगाइए, ठीक है। अब इम्पोर्ट ड्यूटी की मांग तो काफी लंबे समय से हो रही है, समय से हो रही है, अब लगे नहीं लगे पता नहीं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट तो मैं इसलिए भी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर भारत फाइनेंशियल शॉर्ट कवरिंग में कहीं भी भाग सकता है तो फिर सीएट अपोलो भी भाग सकते हैं इन खबरों के बाद, और एक्सपायरी इन दोनों में अगर और सीएट तो बैन में है तो ट्रेड तो बनेगा तो अपोलो में। ओके, अपोलो में क्या कुछ इंटरेस्टिंग लेवल के आसपास है ये सिमी जहां से एक शॉर्ट कवरिंग का मामला बन सकता है? और जैकॉप इससे पहले देखिए ना, एक ब्लॉक हुआ और ब्लॉक के बाद क्या भागने लगा, 6% की मजबूती जैकॉप में देखने को मिल रही है, बड़ा ब्लॉक हुआ है। और ये शेयर जब चलता है कैश मार्केट में तो गजब का चलता है, देखिए इसमें बहुत बड़ा, अभी पकड़ लें क्या और ऊपर जा सकता है बागले साहब, 4.25% का ब्लॉक, बेसिक व्यू बड़ा ब्लॉक है, बेसिक व्यू पॉजिटिव है तो और ऊपर जा सकता है, लेकिन ये आज के दिन में जाएगा, इंट्राडे जाएगा, ये मेरे को थोड़ा सा। अच्छा, अगर पोजिशनल व्यू हो देखिए तो क्या अच्छा लगता है चार्ट आपको पहले की कैसे लग रहे हैं? मैं 65 के स्टॉप लॉस थे फॉर अ टारगेट ऑफ, मेरा तो 84-85 का टारगेट है, तो यहाँ से काफी बड़ा टारगेट है। बड़ा ब्लॉक हुआ है, 4.25-4.5% हिस्सेदारी बदली है, 75 लाख शेयरों का कारोबार स्टॉक एक्शन में आने लगे है। अब वॉल्यूम होता है, प्राइस एक्शन होता है, खबरें आती है। 15 दिनों से या तो नीरज की टीम में होता है या हमारी टीम में होता है, और आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी इसमें देखने को मिल रही है। तो जो सवाल मेरा सिमी से रह गया था, पूछा था, सिमी बताइए अपोलो टायर्स क्या शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है? 2 सवाल है इसमें अपोलो में, अगर खरीदना चाहिए तो कितना ऊपर जा सकता है, अगर आपको चार्ट पे कमजोर दिख रहा है तो किस लेवल का इंतजार करें जहां पर फिर से मंदी की पोजीशन बनाए? देखिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करना चाहिए। मुझे लगता है कि 182 एक अच्छा सपोर्ट होगा, उस सपोर्ट से ऊपर अगर ये स्टॉक मेंटेन करेगा तो इसमें थोड़ा बहुत 1-2 रुपया का स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है आज के दिन के लिए। टारगेट 188-189 का ही होगा, क्योंकि वो एक पहला पड़ाव है जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा स्टॉक के लिए। मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक उस रेंज को क्रॉस करके सस्टेन करेगा, तो करंट लेवल से 2 रुपया मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लीजिए, 188-89 का स्टॉप लॉस टारगेट ऊपर में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है फेवरेबल, ये करिए सिमी की 2 रुपए के रिस्क के साथ अपोलो टायर में खरीदारी कर सकती है, और शॉर्ट कवरिंग हुई तो फिर ये स्टॉक आराम से 190 बराबर तो आ ही सकता है, बड़ी बात नहीं, क्योंकि काफी पिटे हुए। आज एक्सपायरी के दिन बाजार जो मजबूत होता हुआ दिख रहा है, वही आपको स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जहां पर शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आ रही है। चलिए देख लेते हैं स्टॉक 2020 के सुपरस्टार कौन से हैं। शक्ति पंप्स, एस्कॉर्ट, एटलस टायर, ईपीसी, ये है 4 स्टॉक। ये हेमंत की टीम के प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन करते हुए, और हिंडाल्को, वेदांता, ये है नीरज की टीम में थे। नीरज की टीम के ये 2 प्लेयर हैं जहां पर अच्छा एक्शन होता हुआ दिखा। हाँ, प्रतिभा इंडस्ट्रीज, गोवा कार्बन, जेएमसी गोवा, आज तो नीरज की टीम में हमें लगता है थोड़ा आज टफ कंपटीशन होने वाला है, और नीरज आज बाजी मारेंगे देख के लग रहा है मुझे, तो कम से कम तो मैं नीरज से पार्टी लूंगा। पहली इनिंग में लीड लेते हुए टेस्ट मैच है बिल्कुल वाला, तो चलिए देखते हैं, फिलहाल अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। चलिए तो और कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस कल भी देखिए अच्छी तेजी दिखा रहा था, आज भी इसने मजबूत शुरुआत करी है, 2.5% मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार की शुरुआत कर रहा है। अच्छा, डेल्टा कॉर्प पर एक बार नजर डालते हैं। बागले साहब, ये चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं डेल्टा कॉर्प के? देखिए ईयर एंड है और ईयर एंड में सेंटीमेंट ज्यादा प्ले आउट करता है, और कल हमने देखा 12% का अपमूव देखने को मिला। जितनी तेजी होनी थी कल हो चुकी है, आज भी हो सकती है। हेमंत, आज बिल्कुल हो सकती है। कल एक प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था। आज जैसे ही 109 के लेवल 109 के लेवल क्रॉस करेगा, जो मुझे लगता है हम बात करते करते हो जाएगा, 105 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 115, और पोजिशनल व्यू मुझे लगता है ये 125 to 128 तक जा सकता है। तो आप कह रहे हैं 109 के लेवल के ऊपर निकले तो और तेजी बनती हुई दिखेगी, और 115 तक इंट्राडे हो सकता है। ओहो, 115
न्यू ईयर प्लान्स लोगों ने देखिए बनाने शुरू कर दिए। गोवा जाने की तैयारी है, बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है वैसे 31 दिसंबर के लिहाज से। तो लीजिए 109 का लेवल तो वागले साहब आजकल ये भी बता देते हैं कि ये तो बात करते करते ही देखिए हो जाएगा, और वो हो गया। वागले साहब की टाइमिंग भी परफेक्ट है। मतलब बात हेमंत कर रहे थे। नहीं टारगेट हासिल होने चाहिए बस, कैसे भी हो, और कोई भी बात 3% मजबूत। अच्छा, जब वागले साहब ने बताना शुरू किया था तब लाल निशान में था, कमजोर था, और अब आप देखिए इसमें तेजी देखने। अच्छा, हाई बीटा स्टॉक है ये, जब बढ़ता है तो अच्छे तेजी दिखाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभी अभी हमने देखा जो ब्लॉक डील हुई जैकॉप में, और उसमें क्या रैली बनी। तो लग रहा है कि यहाँ पर भी अच्छी तेजी हो जाएगी। बिल्कुल लग रहा है साफ तौर पर। अच्छा, राकेश झुंझुनवाला जैसे बिग बुल्स ने गिरावट में खरीदारी करी 195 रुपए से, जब ये फिसला नोटबंदी के बाद, उसके बाद देखिए आप फिर से ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बीच में कहाँ तक पहुंचा था चार्ट देखकर बताइए, ऊपर में कहाँ तक गया? 195 के आसपास शायद डेल्टा कॉप 195.30। अच्छा, वो नोटबंदी के बाद जो है लोगों को लगा कि ये कंपनी बंद हो गई लेकिन मतलब इस बार एक्सपेक्टेशन पता है, भाव ऐसा तोड़ा है, मतलब 50% ऊपर से निकाल दिया है कि वजह से बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप बताइए ज्वेलरी कंपनियों में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि नोटबंदी के बावजूद नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, बिक्री हुई है, तो एडजस्टमेंट तो देखिए डेल्टा में भी हो सकता है, और स्कोप यहाँ भी बहुत है। डेल्टा के लिए खतरा कम है, क्यों है अब ये बताता हूँ, लॉजिकल बात करते हैं। ज्वेलरी कंपनी में तो क्या है, आज भी अब आपको ज्वेलरी खरीदनी है, समझिए कैश में भी खरीदनी है तो पैन कार्ड लगता है। डेल्टा में जाने खेलने में वहां कौन सा पैन कार्ड लगता है? डेल्टा में अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपए की बाजी लगाएंगे तो कैश है आपके पास में, कौन सा पैन कार्ड मांग रहे हैं? तभी चिप्स मिलेंगे कैश देके। बराबर, मैं तो गया नहीं हूँ, आपको बताओ कि वहाँ पे पैन कार्ड लगता है क्या कुछ? मैं भी गया नहीं। मुझे लगता है जिस तरह से प्रकाश दीवान को चैनल चेक के लिए भेजा जाएगा। नहीं, लेकिन ये लॉजिकल है ना अविनाश की भाई डेल्टा के बिजनेस पे असर कम पड़ना चाहिए कंपेयर टू आप जेम्स ज्वेलरी कंपनियों का देखें। मुझे लग रहा है कि दिसंबर का महीना तो बहुत ही पीक क्वार्टर है डेल्टा के लिए, और जैसे हेमंत ने कहा कि न्यू ईयर के लिए लोगों ने ऑलरेडी प्लान्स बनाए हैं, तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि नोटबंदी से उनका मूड खराब हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियरली होपफुली आई थिंक ये डेफिनेटली रिजल्ट्स में भी पॉजिटिवली दिखने को मिले, बट लग रहा है डेफिनेटली अच्छी लॉन्ग टर्म वैल्यू बनेगी। आई थिंक जो लोगों को करना है ना नए साल पे, वो तो मन बना के पहले से ही बैठे हुए हैं। आप देखिए पीवीआर का शेयर कल क्या भागा, जिन्हें दंगल देखनी है उन्होंने देखनी है, 100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। ये स्टॉक थे क्या आज स्टॉक 2020 में? मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लाइए जरा, इसमें ये मेरे टॉप गेनर की लिस्ट में क्यों आ रहा है? 11% मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स भागा हुआ है। ये उस खबर का असर है क्या कि जो आज मैं देख भी रहा था कि स्मार्टफोन पर सब्सिडी की बात सरकार कर रही है कि क्योंकि अब डिजिटल तो करना है ना लोगों को, तो जो लोग स्मार्टफोन खरीदेंगे उस पर सब्सिडी हो सकती है, या फिर एप्पल भी अब बोल रहा है कि हिंदुस्तान में हम फोन बनाएंगे। अब इन्हें फायदा होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी है। मैं तो एक ही चीज देख रहा हूँ स्क्रीन देखकर, जो 2 टिकट साइज वाले शेयर हैं छोटे वाले, प्रतिभा देख लीजिए 11-12 रुपए का, मर्क देख लीजिए, तो ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट हैं। मिड कैप इंडेक्स देख लीजिए, से फोन बनाने वाली कंपनी में कौन मर्क होगा? बीपीएल भी शायद, बीपीएल के भी फोन आते हैं छोटे वाले, मर्क ओनिडा के नाम से भी इन लोगों ने फोन में वेंचर्स कराए। राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फायदा हो सकता है क्या इनको? तो ये आपके स्टॉक 22 के पसंदीदा खिलाड़ी रहे और काफी अच्छा पैसा बना के दिया लोगों को। तो मर्क और बीपीएल, हाँ चलिए, अच्छा दोनों जोड़ी में चलते भी, इसलिए देखिए बीपीएल अब देखिए 6-7% बीपीएल भाग गया है। मर्क भागले साहब से पूछते हैं ना, देखिए चार्ट्स तो पकड़ने में एक्सपर्ट आप ही हैं सर, बताइए इन दोनों में से बेटर कौन सा लगता है आपको? या दोनों ही अच्छे लगते हैं, कोई बताइए। नहीं, मैं इतना अभी जो कॉन्फिडेंस है मुझे डेल्टा कॉर्प में ये था, ये दोनों में मुझे नहीं आ रहा है। अपसाइड तो है बट वो पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है। अविनाश, इसमें खबर में दम दिखता है। दो चीजें देखिए, इंटरेस्टिंग खबरें, इंटरेस्टिंग है। हम डीमोनेटाइजेशन को लेकर जो चिंता है, कहाँ मौके बन सकते हैं वो देखा जाए। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इनका कितना बड़ा कारोबार है मोबाइल फोन्स का, क्योंकि और दूसरा है कि आईफोन अगर बोल रहा है कि हम हिंदुस्तान में आईपैड और आईफोन बनाएंगे तो अब इनको देंगे नहीं देंगे वो तो सवाल ही, वो तो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी स्मार्टफोन पर सब्सिडी देना सरकार, ये तो करना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल। तो क्या इनकम, अखिलेश यादव जी ने कहा है अगर वो उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद स्मार्टफोन सबको बांटेंगे। अच्छा जी हाँ, ये भी बता दूं आपको। ये देखो खबरें ये है। ये इंटरेस्टिंग बात है। तो मतलब स्मार्टफोन यार कोई बड़ा प्लेयर ही नहीं है स्मार्टफोन में, ऐसा होना दमदार जिसको देख के लगे कि हाँ ये प्लेयर बड़ा है, लेकिन लिस्टेड में नहीं है, तो उनको देख के मन हो जाए आपका कि हाँ ले लेना चाहिए। लेकिन जो है उन्हीं पर पूछा जाए, अविनाश है जो तो यही है, क्या करना चाहिए?
नहीं, मेरे ख्याल से न्यूज तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, और अगर ऐसा कोई रेगुलेशन बजट में आता है कि इसमें अगर थोड़ा सा इंसेंटिव स्मार्टफोन्स पे दिया जाता है तो डेफिनेटली काफी हद तक ये दोनों कंपनीज को फायदा होगा। मेरे ख्याल से जो ट्रेडिंग प्लेयर जैसे रेडिंगटन है, अगर ये भी चाहे तो इनका मार्केटिंग नेटवर्क काफी बढ़िया है, तो क्लियरली मार्केट ये अपॉर्चुनिटीज भी देखेगी कि अगर ऐसी कंपनीज भी अगर स्मार्टफोन्स एग्रेसिवली मार्केट करे तो इनको भी डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। ओके, तो ये स्टॉक्स हैं आपके लिए। और इस बीच बाजार का मूड दिख रहा है इंटरेस्टिंग। हम जो कह रहे थे कि जो कल जो पोजीशंस बनी है पुट और कॉल में, 8000 और 8050 के पुट में बने थे 18 लाख शेयर, 8000 और 8050 के कॉल्स में बने थे 15 लाख शेयर। एग्जैक्टली वही हो रहा है, रस्सा कशी। दो इस रेंज में जो इंटरेस्टिंग माहौल दिख रहा है, देखिए आजकल हाई है निफ्टी का 8055, लो है 8020। ये 20-25 पॉइंट की रेंज में ताकत आजमाइश वाला माहौल चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा अपर हैंड बुल्स का है क्योंकि आप 8050 के नजदीक है। तो छोड़िए निफ्टी, अगर टाइट रेंज में तो निफ्टी को रहने दीजिए वहीं पर। स्टॉक सेक्शन में तो कुछ और ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके हम आपके लिए ढूंढते हैं इस छोटे से ब्रेक में। आप यहीं बने रहिए, ब्रेक के बाद हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं, आपको बताएंगे कहां ट्रेड करना है। सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 25 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 12 अंक ऊपर निफ्टी 8050 के बेहद करीब है। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की मजबूती है। बैंक निफ्टी 17900 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अब एक चीज तो अच्छी है कि बैंक निफ्टी कल के हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने जरूर कल के हाइज को क्रॉस नहीं किया, लेकिन नहीं बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का कल का हाई 18059 का है, थोड़ा दूर है। ओके, 17914 पर ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त हम बैंक निफ्टी पर। 900 शेयर मजबूत है और 470 शेयर कमजोर है इस वक्त। ये रुझान दिख रहा है इस वक्त का। कुछ आगे अच्छा, बागले साहब कह रहे हैं कि बीपीसीएल, एग्जैक्टली मैं बीपीसीएल भी आ रहा हूँ। मैं बताऊं क्या हुआ? ने बोला था आपने। हाँ, अभी क्या हुआ है वो बता दूं आप, उससे पहले कि चार्ट पे राय दे। एक ट्रेड हुआ है बड़ा वाला, जस्ट बीपीसीएल का एक ट्रेड मैंने देखा है। 1,02,000 शेयरों का एक बड़ा ट्रेड होता दिख रहा है, बीपीसीएल पर ब्लॉक हुआ है 621 रुपए में। और ये देखिए स्टॉक में एक्शन चालू है। अब आप बताइए क्या, पहले खबर मैंने कहा बता दूं क्या है इसमें। ब्रेकआउट मेरे लिए अभी आया है जो कि 624, 623 का लेवल है, और मेरे को 640, 642 का टारगेट 1 या 2 दिन का व्यू बैठता है। स्टॉप लॉस 618 का क्लोज बनता है, तो मेरे लिए अभी एंट्री आई है। एंट्री आ गई आपके लिए। अच्छा सिमी, आपके टारगेट्स क्या है बीपीसीएल के? जी अनिल जी, मैंने 636, 638 का टारगेट दिया था और मैंने बाई कॉल इनिशिएट करने के लिए कहा था 625 का लेवल क्रॉस करने के बाद। अब तो हेमंत ये हो रहा है कि हम पहले आइडेंटिफाई करें, ब्लॉक बाद में हो रहे हैं। अच्छा आज ये पूरा सेक्टर ही देखिए। मजे की बात ये है, बीपीसीएल, आईओसी में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, इवन ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन आईओसी और बीपीसीएल ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने वाले स्टॉक्स हैं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में अच्छी रैली बनती हुई। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सवाल ही नहीं है। पूछा जाए अपने सुब्रमण्यम साहब से, तीनों में से वो क्रम में बताएं सर, 1, 2, 3 कौन सा पसंद है अगर आपको खरीदने का मन है तो? ब्रॉडली अगर हम चार्ट या तो रोल्स के हिसाब से भी देखें तो आई थिंक ऑयल मार्केटिंग में बीपीसीएल बेहतर लग रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ 600 के आसपास सपोर्ट देखे, तो ऑब्वियसली एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अच्छी है। तो आई थिंक यहाँ से लगभग, और ये वैसे भी लॉन्ग टर्म चार्ट भी अच्छे बेहतरीन है, तो आई थिंक कम से कम 650, 60 तक जाने की संभावना है। और आईएफसी ऑब्वियसली ये ट्रेडर्स का फेवरेट रही है, लेकिन आज की जो भी बढ़त मिली है, आई थिंक एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चले 26.5 या 26.30 का, और 29-30 यहां तक डेफिनेटली जाने की पूरी संभावना है। ऑलराइट, चलिए तो इस पर रखिए नजर। और एक और खबर पर रखिए नजर जो आपकी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रही है। 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने वालों पर जेल संभव है। नोटबंदी आपको याद होगा 8 नवंबर को 8 बजे जब ऐलान हुआ था, उसके बाद अब अध्यादेश कल जारी हुआ, और अध्यादेश के कुछ कंफ्यूजन था कि कुछ लोग कह रहे थे पता नहीं जेल संभव होगी या नहीं होगी, और अब ये क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि एक मात्रा से ज्यादा नोट अगर आप रखेंगे, 10 से ज्यादा पुराने नोट होंगे तो जेल भी संभव। अगर मुझे एक सैंपल रखना है, एक रख सकते हैं अगली जनरेशन को दिखाने के लिए कि हमारे जमाने में ऐसे नोट चलते थे जो अब बंद हो गए, तो मतलब हमारे तो टोटल 4 मेंबर। हाँ नहीं, आप 2 नोट रख सकते हैं, 500 का भी रखिए और 1000 का। टोटल 10 नोट रख सकते हैं, 500 1000 का, 4 8 नोट पर फैमिली अलाउड है। अविनाश जी, आप संभाल के रखेंगे इन नोटों को एक बार दिखाने के लिए या सारे जमा करा दिए आपने?
नहीं, मैंने तो सारे जमा कर दिए क्योंकि पैसे कितने थे? नहीं, लेकिन ये बात सही है, एक तो रखना चाहिए के लिए। एक्चुअली बाद में तो दिखेंगे नहीं, तो आई मीन यू कैन शो इट टू आगे जनरेशन में। हम 46-47 साल के हो चुके हैं ना, मतलब 2/3 से ज्यादा जिंदगी हमने इन नोटों के साथ निकाली है। तो एक तो याद के तौर पर क्यों अगले साथ आपने उम्र क्या बताई? ऐसे राज खुलते हैं। क्या बात है? राज नहीं, एकदम वो इनका मैं डायलॉग बता दूं क्या आने वाला है। मैं तो सोच रहा था 20 साल का। नहीं, 26 साल उम्र है विद 20 years एडिशनल एक्सपीरियंस, तो टोटल 46 साल होती है। चलिए, ब्रेक का वक्त है और हमारे तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का भी वक्त है। वागले साहब, अविनाश जी और सिमी और क्रिस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर राय देने के लिए। एक और ब्रेक, और इस ब्रेक के उस पार हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे। बात करेंगे उनसे अगले साल के आउटलुक पर, एक्शन 2017, इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब नजरें हैं साल 2017 पर। 2016 में बहुत कमाई हुई नहीं बाजारों की, लेकिन क्या 2017 के लिए बेहतर संकेत हैं, या फिर इस साल पैसे नहीं बने तो अगले साल बनने की संभावनाएं क्या ज्यादा हो जाती? जानने की कोशिश करते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला तो यही आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस इस वक्त हिला हुआ है कि ये साल अच्छा गया नहीं, लग रहा है सर अगला साल बेहतर होगा। नमस्कार, और आपको सारे दर्शकों को मेरी नए वर्ष की शुभकामनाएं। ये साल वास्तव में जो पहले ठीक होता नजर आ रहा था, परंतु जैसे ही 2 इवेंट्स ने मार्केट को हिला दिया, डीमोनेटाइजेशन हुआ इंडिया में और अमेरिका में जो इलेक्शन ट्रम्प साहब का प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, तो इन दोनों से मार्केट हिल गए और उसका इफेक्ट, जबरदस्त इफेक्ट आया। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ से मार्केट नीचे 8-9% नीचे तक चले गए। अब रिकवरी हुआ, 2-3-4% रिकवरी हुई है, तो ये साल तो फ्लैट चला गया बिल्कुल ही। परंतु 2017 में जो है उम्मीद है कि वो अच्छा जाएगा, क्योंकि एक तो बेस भी कम हो गया है, परंतु दूसरी कई चीजें हैं जो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है वो चलेगा कुछ समय तक, और उसके बाद जो है ये इम्पैक्ट जैसे खत्म होगा तो मुझे लगता है कि वापस उसका इफेक्ट, बेटर इफेक्ट जो है आने लगेगा। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि 2017 जो है वो 2016 से तो जरूर और काफी अच्छा रहने की मेरे को उम्मीद लग रही है। सर, ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? हमने देखा 2016 में ब्रेक्जिट जैसे झटके आए, डोनाल्ड ट्रंप के झटके की आपने बात करी, लेकिन बाजार ने काफी मैच्योर रिएक्शंस दिए हैं, खासतौर पर डेवलप्ड मार्केट्स ने तो उसके बाद बेहतरीन तेजी दिखाई है। ये बताइए ग्लोबली मार्केट्स आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, ग्लोबल मार्केट जो है, हर मार्केट का एक अलग अलग व्यू है, परंतु आई थिंक ब्रेक्सिट का जैसे जितना नेगेटिव इम्पैक्ट उसमें हुआ होता है, कोई जब इवेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है, परंतु लॉन्ग टर्म में दीज इवेंट्स कोई भी गवर्नमेंट में आए, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है, फाइनली दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ देयर ओन पीपल एंड कंट्री। इसलिए लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट इवेंट्स का कम हो जाता है। मुझे ग्लोबल मार्केट जो है बहुत तेजी नजर नहीं आती है 2017-18 में जाके, ठीक ठीक नजर आते हैं, इसलिए पर उनका इम्पैक्ट जो है भारतीय बाजारों पे जो है वो मेरे को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। एक दिक्कत जो थोड़ी भारतीय बाजारों को दिख रही, क्योंकि अमेरिका अच्छा कर रहा है, वहां पर नए प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं और वहां अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा हमारे यहाँ बिकवाली एफआईएस की ओर बाजार चल नहीं रहे। तो सर, ग्लोबल मार्केट्स का हमारे बाजारों पर क्या असर पड़ेगा 2017 में, और फिर क्या हमारे बाजार थोड़े उबर पाएंगे यहां से? देखिए, मेन जो आप बात कर रहे हैं कि भाई इसका ग्लोबल बाजारों का एफआईएस की उसमें इनफ्लो में क्या इम्पैक्ट होगा, अगर उसमें इम्पैक्ट नहीं होता तो वैसे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और मेरा ये मानना है
कि अभी भी इंडिया में जो FIs इनफ्लो है सारे एमर्जिंग मार्केट्स की तरफ देखें तो बहुत ही लिमिटेड रहे हैं। और अगर अगले आने 2-4 सालों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी GDP रेट की ग्रोथ इज गोइंग टू बी हायर देन मोस्ट एमर्जिंग मार्केट्स, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि देखिए लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत है एंड ग्लोबल लिक्विडिटी हैज टू गो टू प्लेस वेयर दे एक्सपेक्ट ग्रोथ, वेयर दे एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स। तो एक झटका अभी डिमोनेटाइजेशन के कारण लोगों को लगा नेगेटिव व्यू हो गया है, पर मुझे लगता है नेगेटिव व्यू धीरे धीरे जो है स्टेबलाइज होकर इंप्रूव हो जाएगा बाय मार्च तक जाके। और मुझे नहीं लगता कि FIs का इनफ्लो इंडिया में जाके कम होने वाला है, बल्कि ये लगता है कि अगर एक बार बजट ठीक रहा, इवेंट्स और GST का अगर कंटिन्यूएशन अगर टाइम से आ गया तो मार्केट्स में फिर से FIs इनफ्लो बढ़ जाएगा। कम होने की मुझे संभावना नहीं नजर आती है। बिल्कुल। अच्छा सर, तो फिर अभी क्या रणनीति हो? कंजम्पशन थीम पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है डिमोनेटाइजेशन के चलते। आपको लगता है कि ये बाउंस बैक तगड़ा आएगा? क्योंकि कुछ लोग अपेक्षा ये कर रहे हैं कि जो बजट है उसमें सरकार कुछ बूस्टर डोज देगी। कोई कह रहा है मोदी स्टिमुलस आ सकता है। तो क्या कंजम्पशन स्टोरी को खरीदने का इससे बेटर टाइम नहीं है, या थोड़े और नीचे के भाव देखने को मिलेंगे? आप इस थीम को किस तरह से अप्रोच करते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि कंजम्पशन का जो इफेक्ट हुआ है, देखिए नवंबर में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ, अभी दिसंबर में धीरे धीरे इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट मेरा मानना कि मार्च तक जाते जाते सारा इम्पैक्ट जो है खत्म हो जाएगा। और फिर से एक और चीज समझिए, कुछ कंजम्पशन होता है वो तो खत्म हो जाता है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, डेफर नहीं होता है, परंतु कई चीजें जब एक तकलीफ आती है तो उस समय डेफर की जाती हैं। तो काफी कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी डेफर्ड रहेंगी और वो लोग जाके बाद में खरीदेंगे। आज कोई टेलीविजन खरीदना, एयर कंडीशनर खरीदना बंद नहीं करेगा, परंतु जो इम्पैक्ट इमीडिएट जो आया है वो जाके अगले 3-4-5 महीनों में खत्म हो जाएगा। और वो डेफर्ड जब डिमांड आती है तो वो और अच्छा करेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से कंजम्पशन स्टोरी में अभी अच्छा टाइम है। अगर घुसना हो आदमियों को अभी घुसना चाहिए। ये धीरे धीरे जाके जो इमीडिएट जो इम्पैक्ट आया था वो खत्म हो जाएगा, आगे जाके मार्केट्स में वापस लेवल सुधर जाएंगे इसमें। राठी साहब, 2017 और आने वाले 2-3 साल के लिहाज से अगर किसी को निवेश का नजरिया बनाना है तो फिर किन थीम्स पर और फोकस करना चाहिए? कंजम्पशन एक आपने बताया, इसके अलावा कहां मौके बन सकते हैं? देखिए, एक तो मेरा ये मानना है कि छोटे इन्वेस्टर्स को तो एक म्यूचुअल फंड रूट में जाना चाहिए, वहां डाइवर्सिफाइड पोजीशन हो। परंतु अगर अपने सेक्टर्स की बात करेंगे, भाई कौन से सेक्टर्स अच्छे करेंगे, आगे देखिए किस चीज का इंपैक्ट आएगा। कंजम्पशन, आज भी कंजम्पशन की स्टोरी इंडिया की स्ट्रांग है। अपनी जो GDP ग्रोथ आ रही है दैट्स लार्जली बिकॉज ऑफ कंजम्पशन स्टोरी। दूसरा, आप ये देखिए कि इंटरेस्ट रेट जो है, इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है और आगे जाके इन्फ्लेशन अगर 4 और 5% के बीच में रहा, जो मेरा मानना वो स्तर पर रहेगा, तो ब्याज की दरों में और आगे जाके कटौती होगी। पिछले एक साल में देखिए सारे आपकी यील्ड्स हैं करीब 1 से 1.25% कम हो गई। अगले आने वाले एक साल में भी मेरा मानना कम से कम ½ % इंटरेस्ट रेट कम होगी, हो सकता है 0.5 से 1% तक कम हो। तो जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है, कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे सेक्टर्स जो हैं, बैंकिंग सेक्टर टू माय माइंड नाउ विल डू बेटर, क्योंकि एक NPA का जो प्रेशर था मुझे लगता है कम होता जाएगा। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस डिमोनेटाइजेशन में काफी रिकवरी बैंकों की हो गई, कि जिसके पास पुराने नोट थे वो सारी रिकवरी के रूप में आ गए। तो सारे इंटरेस्ट रेट जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं और कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स हैं, वो मेरे हिसाब से अगले 2-3 साल के लिए उनकी अच्छी स्टोरी है, उनमें इन्वेस्ट करना अभी अच्छा रहेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC से आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए और अगले साल के आउटलुक पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे आनंद राठी साहब जो बताते हुए कि अगले साल के लिए अब मौके आपके लिए निवेश के हैं। बाजार इस बीच मिला जुला कारोबार दिखाते हुए डायरेक्शन की तलाश में। एक्सपायरी के दिन एक्शन तो बढ़ेगा। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग कैसी होने वाली है? प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी और ये बताएंगी, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। सौदा आपका हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।